नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे अपड़ो पहाड़ अपड़ो बजट। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा में चल रहा है, जिसके तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए करीब 1,11,703.21 करोड़ रुपए का बजट सदन में पेश किया गया है। बजट में नई योजनाएं, बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया गया और इस बार राज्य का कुल बजट आकार 1,11,703.21 यानी कि 1,11,703 करोड़ रुपए का रखा गया है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 10.41% ज्यादा है। सरकार ने इस बजट को विकास, रोजगार, पर्यटन और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर केंद्रित बनाया है। हर विभाग सहित जन मुद्दों के चलते करोड़ों का बजट रखा गया है, जिससे कि सड़क और अन्य आधारभूत ढांचे के विकास को गति मिलेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस ने सरकार पर जनता के मुद्दों से बचने का आरोप लगाते हुए विरोध किया है और सदन से वॉकआउट किया। उत्तराखंड क्रांति दल ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके तहत 3 बैरियर यूकेडी के कार्यकर्ताओं द्वारा तोड़े गए और उनको रोकने के लिए पुलिस द्वारा वाटर कैनन चलाना पड़ा। स्थायी राजधानी गैरसैंण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पहाड़ों से बढ़ते पलायन को लेकर आज भराड़ीसैंण विधानसभा के प्रवेश द्वार दिवाली खाल में यूकेडी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। वहीं सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी विरोध जताते हुए प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, पलायन और विकास जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार को घेरा है, जिन पर विधानसभा में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष का मानना है कि सरकार सत्र को छोटा रखकर इन तमाम मुद्दों से बचने की कोशिश कर रही है। चर्चा आज इसी पर करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट। भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में पहले दिन शुरू हुए बजट में राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा है। मंत्रोच्चारण और फूलों से सजे विधानसभा भवन में राज्यपाल का स्वागत किया गया। उधर विपक्ष ने सरकार पर प्रोटोकॉल उल्लंघन और परंपराओं से खिलवाड़ का आरोप लगाया है। सत्र की अवधि को बढ़ाने की मांग को लेकर विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों ने हाथों में पट्टिकाएं पकड़कर प्रदर्शन किया। साथ ही इस बार के बजट को आम जनता के विपरीत बताते हुए कड़ा विरोध भी किया गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय वर्ष 2026 के लिए 1,11,703.21 करोड़ का बजट सदन में पेश किया। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए साथ ही प्रदेश को विकास काम में आगे बढ़ने के लिए कारगर बताया। ये बजट कुल मिलाकर पहली बार हम लोगों ने 2022 से ये प्रयास किया कि जब भी हम बजट बनाएं तो बजट बनाने से पहले सभी से जो हमारे हितधारक हैं, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले उद्योग समूह के लोग हैं, स्वयं सहायता समूह के लोग हैं, विभिन्न व्यापारी संगठनों के लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन सभी की राय लेकर उन सभी के साथ बजट पूर्व संवाद स्थापित करें। वो बजट पूर्व संवाद हमने स्थापित किए थे कुमाऊं, गढ़वाल, देहरादून, सभी स्थानों पर, और उनकी जो राय आई थी, जो उन्होंने सलाह दी थी, हमने प्रयास किया कि उसको हम बजट में समाहित करें, बजट में उसको सम्मिलित करें। हर संभव हमारा प्रयास था और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो देश का बजट प्रस्तुत किया गया, उस बजट से भी प्रेरणा लेते हुए उसी को आगे बढ़ाते हुए विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में विकसित उत्तराखंड का भी अपना योगदान हो। और ये जो बजट है ये केवल एक आंकड़ों का या लेखा जोखा नहीं है, ये हमारे भविष्य का रोड मैप है। माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं कि अब की बार का बजट जो है ऐतिहासिक बजट है। 1 लाख करोड़ से अधिक का ये बजट है। यह आंकड़ा अपने आप में बताता है कि इसमें हमारी महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए बजट में प्रावधान किया गया है। सबसे पहली बात तो जेंडर बजटिंग की बात कही गई है। मैं समझती हूँ कि पूर्व में जो व्यवस्था थी उससे अधिक जो है जेंडर बजटिंग को सुनिश्चित किया गया है। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में बजट का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही एकल महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रावधान किया गया है, लखपति दीदी के लिए प्रावधान किया गया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही उनके आरक्षण से संबंधित व्यवस्था के लिए भी उसमें प्रावधान किया गया है। आयोगों के लिए व्यवस्था दी गई है, किसान के लिए है,
मैं समझती हूँ खेल के क्षेत्र में विश्वविद्यालय बनाए जाने के लिए बजट की व्यवस्था दी गई है। मैं समझती हूँ कि ये पूरी तरीके से एक समावेशी बजट है, एक एक व्यक्ति की भावनाओं के अनुरूप जो है ये बजट बना है। अगर बढ़ दिया जाए तो ये कहावत है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं फल लगे दूर। इस कहावत को चरितार्थ कर रहा है ये बजट। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए बजट में कोई व्यवस्था नहीं है। गैरसैंण के लिए बजट का आवंटन नहीं हुआ है, जैसे ग्रीष्मकालीन राजधानी ये कह रही है, जहाँ इतनी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है। किसान को कैसे मजबूत करेंगे, हमारे जो आउटसोर्स है और अन्य कर्मचारी हैं उनके रोजगार को कैसे सुरक्षित करेंगे, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता कैसे देंगे, किसानों को कर्ज से कैसे निकालेंगे, इसमें कहीं व्यवस्था नहीं है। अंतिम छोर के व्यक्ति को कैसे शिक्षा और स्वास्थ्य का लाभ पहुंचाएंगे, इसमें कहीं व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा ये मनरेगा की और जो है अटल आयुष्मान की बात कर रहे हैं, तो पिछली पेंडेंसी खत्म हुई नहीं। अस्पतालों में लोगों ने उत्तराखंड के लोगों को लेना बंद कर दिया है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने इन स्वास्थ्य के जितने भी अस्पताल है वहाँ पिछले जो बिल बने हैं वो पेंडिंग पड़े हैं, वो बिल नहीं दिए हैं। इसलिए मुख्यमंत्री धामी ने 1 घंटे से ज्यादा समय तक बजट भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार के विजन और विभिन्न विभागों के लिए आवंटित धनराशि की जानकारी दी। भाजपा सरकार इस बजट को प्रदेश का अब तक का सबसे बेहतरीन बता रही है, तो वहीं विपक्ष कमियां और खामियां बताता नजर आ रहा है। जानकारों की माने तो बजट भारी भरकम है, मगर गैरसैंण फिर भी बजट से गैर होता दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें कोई दोहराई नहीं है कि बजट पिछले वर्षों की तुलना में बढ़ा हुआ बजट है, भारी भरकम बजट है। चुनावी वर्ष भी है तो लोक लुभावना भी है, चीज़ों को लेकर के, जनता को लेकर के, खासकर इंडिविजुअल्स को लेकर के बड़ा फोकस किया गया है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंच सके। लेकिन कुछ सवाल और भी इसमें भी खड़े हो रहे हैं कि गैरसैंण में बजट सत्र है, लेकिन बजट में गैरसैंण गैर हो रखा है। बजट में गैरसैंण को लेकर के कोई प्रावधान नहीं दिखाई दे रहे हैं। वहीं जो वित्तीय प्रबंधन को लेकर के हमेशा सवाल उठते रहते थे, उसमें पहाड़ के क्षेत्रीय विकास को लेकर के, उसको लेकर के भी थोड़ा सा सवाल उठ रहे हैं बजट में। हालांकि जो योजनाएं हैं, जो लाभ दिए गए हैं, वो प्रदेश की जनता को दिए गए हैं, और प्रदेश की जनता में जो चीज़ें हुई हैं, पहाड़ की तुलना में मैदान में जो संख्या बल ज़्यादा है, तो उसका लाभ भी जो है पहाड़ को उस तरीके से मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, आज तक हम जब देखते थे, जब बजट आता था तो उसमें एक किस्म का एक कंपैरिजन होता था कि इसमें गाड़ियों की कीमत महंगी होंगी, बड़े बड़े चीजों की कीमत महंगी होंगी, खाने पीने की चीज सस्ती होंगी, दालों की कीमत सस्ती हो जाएंगे, सब्जी के भाव घट जाएंगे, गैस की कीमत कम हो जाएगी। इस प्रकार का बजट होता था तो लोग बड़े सांत्वना में होती थी और लोगों को लगता है कि वास्तव में ये बजट जनता के लिए है। लेकिन वर्तमान में जिस ढंग से बजट में किसी प्रकार का भी ये प्रावधान नहीं रखा गया है, आम जनता के लिए इस बजट से कुछ नहीं रखा है, इससे स्पष्ट है कि ये बजट धनवान लोगों के लिए है और उत्तराखंड की जनमानस की भावनाओं को तुषारापात करने वाला बजट है। बजट का कोई दिशा नहीं, कोई दशा नहीं, कोई रोड मैप नहीं। मुख्यमंत्री जी और सरकार के पास कोई विजन नहीं है उत्तराखंड को लेकर के। जिस तरह से बजट के अंदर चाहे वो नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, तमाम लोगों का ख्याल नहीं रखा गया है। पहाड़ों के अंदर पिछले 2-3 सालों में जिस तरह से जंगली जानवरों का उत्पात मच रहा है, उसको लेके कोई रोड मैप नहीं है। उत्तराखंड के नौजवानों को रोजगार के लिए कोई रोड मैप नहीं है। जो हमारे कृषक लोग हैं, उनको लेकर के उनकी आय कैसे बढ़ेगी, कैसे उनको सुरक्षा मिलेगी, इसको लिए किसी तरह का रोड मैप नहीं है। मैं आपसे जरूर कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना व्यक्तिगत पहला बजट भाषण था, ये उनका आखिरी बजट भाषण भी होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तराखंड की जनता इससे बहुत परेशान हो चुकी सरकार से। बजट केवल और केवल कांग्रेस के लिए निराशाजनक हो सकता है, लेकिन जनता के लिए लाभकारी है। रही बात समय की कि 4 दिन का समय भी अगर कांग्रेस को कम लग रहा है, अगर 1 साल भी कांग्रेस को दिया जाए तो वो भी उनको कम लगेगा, क्योंकि मुद्दा विहीन कांग्रेस हो चुकी है। जो लोग पहले दिन ही तख्तियां लेकर के बैठे हो बाहर और सत्र ना चलने दे रहे हो, तो आप समझ सकते हैं जो कार्य समिति की बैठक में हिस्सा ना लेते हो उनके नेता प्रतिपक्ष, तो आप समझ सकते हैं कि वो प्रदेश की नीति और योजनाओं में सक्रिय रूप से कहीं खड़े नहीं होते हैं। और सरकार का जो सत्र चल रहा है, जो सरकार बजट पेश कर रही है, कहीं ना कहीं उसमें बाधा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप हा हुल्ला मचाने के लिए गए हैं केवल गैरसैंण में। ऐसे में बजट सत्र की शुरुआत से पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच किन मुद्दों पर तीखी बहस देखने को मिलती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और बजट को लेकर कई सवाल यहां पर विपक्षी दल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुंवर जपेंद्र सिंह जी, प्रदेश
सब बीजेपी से अभी हमारे साथ नहीं है आशीष सैनी, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दीपक रावत केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनोज ध्यानी जी अर्थशास्त्री हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आशीष जी से करते हैं। आशीष जी, जिस तरीके से सत्र की समयावधि को बढ़ाने को लेकर लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है और कहीं ना कहीं साफ तौर पर विपक्ष का ये कहना है कि अगर समयावधि नहीं बढ़ाई जाएगी तो हम जनता के मुद्दों को कैसे उन तक ले जाएंगे, और जो बजट आया है उस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, सबसे पहले जो बजट आया है उसमें मैं यही कहूँगा कि बजट में जो सरकार की घोषणाएं थी, मुख्यमंत्री जी ने अनेक मंचों पर जो घोषणाएं करी है वो उसका लिए जो बजट आवंटन है वहां गए। इन्होंने महिला सुरक्षा पर बजट बढ़ाने की बात की है। अब वो किस मद में, और वो जो थोड़ा सा जो बजट है वो जो खर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने बहुत सी चीजें कही, जैसे महालक्ष्मी किट योजना है वो पहले से ही चलती रहेगी, उसी को दोबारा से उसमें लिस्टेड कर दिया गया। नहीं, पहले से चल रही जो योजनाएं थी उसी में बजट के साइज को बढ़ाकर उसे अपनी उपलब्धि बताए। हमारा ये कहना था कि उत्तराखंड में पर्यटन एक प्रमुख उद्योग है, जिसमें राज्य के युवा से लेकर अनेक निवेशक जो राज्य के निवेशक और बाहर के भी, उनका पूरा ध्यान इस पर रहता है कि पर्यटन में क्या हो, क्या पर्यटन में उसको डेवलप करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए और नए लोगों को उसमें शामिल करने के लिए इस बजट में कोई प्रावधान है, तो उत्तर है कि नहीं है। अगर हम उत्तराखंड के पानी और जवानी को रोकने की बात करते हैं, तो क्या हायर एजुकेशन के कोई संस्थान बनाने के लिए या वहाँ के छात्र छात्राओं को हायर एजुकेशन में जाने पर उनकी आर्थिक सहायता के लिए क्या हमने कोई प्रावधान बनाया? तो जवाब है कि नहीं है। क्या हॉस्पिटलाइजेशन यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने अपने आप को डेवलप करने के लिए, चाहे पैरामेडिकल कॉलेज हो चाहे मेडिकल कॉलेज हो, उनको बढ़ाने की बात की गई हो? तो उसका भी जवाब ये आएगा कि नहीं है। और चौथा सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है, उत्तराखंड के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो स्थितियां गंभीर हो रखी है और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर कि पूरा प्रशासन तो मैदानी जिलों में पड़ा है, पहाड़ खाली होते जा रहे हैं अधिकारियों से, यदि वो वहाँ तैनात भी हैं तो वो समय नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें इससे है कि उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास की जब हम बात करते हैं तो वो सर्वांगीण विकास हो नहीं रहा है। आपको एक चीज जरूर ध्यान होगी, और दीपक रावत जी को भी पता होगी, जरूर से कहूंगा कि जिस वक्त किसी अधिकारी के खिलाफ, कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है, कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करता है, तो उसकी पहाड़ में पोस्टिंग कर देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि पहाड़ में पोस्टिंग करने से उसे सजा मिलेगी, या ऐसे अधिकारी जो भ्रष्ट हैं, जो काम नहीं कर पा रहे हैं या उनकी क्षमताएं कम है, उनको पहाड़ में लाकर आप पहाड़ वासियों को सजा देने का काम करते हैं? तो ये चीज तो क्लियर। और दूसरा, आवास को मामले को लेकर हमने हमेशा ये कहा कि जो लोगों के पास अपने घर नहीं है और उत्तराखंड में रहते हैं, तो उनको घर देने का काम प्रधानमंत्री के आदेश के अनुसार 2022 तक होना था। बार बार वॉकआउट करना ही विपक्ष की राजनीति हो गई। क्या सदन में रहकर चर्चा नहीं की जा सकती, सवाल नहीं पूछे जा सकते? सदन से वॉकआउट करना कैसी राजनीति है? ये करना इसलिए कि जब राज्यपाल के अभिभाषण पर आप चर्चा नहीं करेंगे तो वॉकआउट करके ही विरोध किया जा सकता है। बीजेपी इसको परसेप्शन भले ही बनाए, लेकिन जब आप राज्यपाल अभिभाषण पर, जब आप सरकार की उपलब्धियों का पूरा भाषण हमें पढ़कर सुना रहे हैं, तो आप हमसे उसमें अपनी प्रतिक्रिया, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, वो हमसे छीन ले रहे हैं। इसलिए क्योंकि आपने मुख्यमंत्री से बजट की बात कर ली, अब आपने बजट जारी कर दिया, तो आपने बजट पर चर्चा करने का समय नहीं रखा। आपने हमारे विधायकों के सवाल न शून्यकाल में उठाए, न नियम 55 में उठाए, न नियम 333 में उठाए। तो अगर आप उठा ही नहीं रहे, उतने बोलने नहीं दे रहे हैं, हमारे बोलने तक के अधिकार को आप छीन ले रहे हैं, व्यवस्था के नाम पर आप तानाशाही चलाना चाहते हैं, तो इसीलिए हमें वॉकआउट करना पड़ता है। बार बार वॉकआउट को ये कहना कि हम कोई जवाब नहीं देना चाह रहे, हमारे जवाब तो हैं, हम तो सवाल पूछ रहे हैं, आप हमें पूछने के लिए अवसर तो दें। अभी राज्यपाल अभिभाषण और बजट पर चर्चा तो करेंगे, और उसके अलावा जितने सवाल है उसका जवाब क्यों नहीं देते? मुख्यमंत्री जी सोमवार को उपलब्ध क्यों नहीं होती? ये सवाल ही तो है, इसका जवाब नहीं दे रहे। जवाब नहीं देंगे तो वॉकआउट करने के अलावा हमारे। ठीक है, जपेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से, इनसे जवाब ले लेते हैं। जपेंद्र जी, स्वागत है आपका सबसे पहले तो के न्यूज में। और सवाल आशीष जी, देखिए जिस तरीके से कह रहे हैं कि विपक्ष की बात ही नहीं सुन रहे हैं आप, और अगर आप विपक्ष की बात नहीं सुनेंगे तो विपक्ष के पास कोई अपना विरोध दर्ज कराने के लिए यही है कि भाई हम सदन से वॉकआउट कर लें। और हम क्या कर सकते हैं जब आप समयावधि नहीं बढ़ा रहे हैं, आप चर्चा नहीं कर रहे हैं, विपक्ष की बात नहीं सुन रहे हैं, तो किस तरीके से सदन चलाना चाहते हैं? या सदन को सिर्फ आपने इसलिए रखा है ताकि आपने बजट पेश कर दिया बस? अनम्यूट कीजिएगा।
भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को पूरा समय देती है, लेकिन विपक्ष सार्थक बहस की जगह मुद्दों से भटकाकर केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति के जो इनके कीर्तिमान हैं उसी के अधीन ये अपने जो वक्तव्यों को, अपने कार्यों को आगे बढ़ाते हुए कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। आपके पास कहने का पूर्ण समय है, आपके विधायक हैं, आपको सदन में जगह दी जाती है। अगर आपकी बात सुनना नहीं चाहती सरकार तो फिर आपको विधानसभा के अंदर आने कौन देता? भैया आपको लेके जाते हैं, आपकी इतनी सेवा की जाती है, आपका इतना ख्याल रखा जाता है, आपके मुद्दों का ख्याल रखा जाता है, और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी जवाबदेही उत्तराखंड की जनता के प्रति है, उस जनता के प्रति उस जवाबदेही का पूरी तरह से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और युवा मुख्यमंत्री पूरी निष्ठा से कोने कोने पे काम कर रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर आप केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति के तहत मुद्दों से भटकाकर सदन को अव्यवस्थित करके सदन में सार्थक बहस की जगह ऐसी ऐसी बातें करते हैं। कभी वॉकआउट की धमकी देते हैं, कभी आप वॉकआउट कर देते हैं, कभी आप विधानसभा में बिस्तरे लगा के सोना पसंद करते हैं। क्या क्या संदेश देना चाहते हैं आप उत्तराखंड की जनता को? कि आप बहुत बुद्धिमान हैं या आपको उत्तराखंड की बहुत चिंता है? आप केवल और केवल सत्ता की भूख के तहत उत्तराखंड की जनता को एक विफल प्रयास करते रहे हैं, बार बार भ्रमित करने का। और जब आपके प्रयास विफल होते हैं तो आप सरकार पर, मुख्यमंत्री पर, नीतियों पर आरोप लगाने का काम करते हैं। आप लोगों की समझ में आ जाना चाहिए कि उत्तराखंड की जनता ने पहले भी आपको नकारा है और आप अब इतना एक्सपोज हो चुके हैं कि उत्तराखंड की जनता समझ चुकी है कि ना तो राष्ट्रीय स्तर पर और ना ही प्रादेशिक स्तर पर आपके पास कोई विजन है, कोई नीति है, कोई रीति है। और रही विचारधारा की, तो आपकी विचारधारा तो कल भी दूषित थी, आज भी दूषित है और भविष्य में भी दूषित ही रहेगी। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। दीपक रावत यूकेडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक रावत जी, यूकेडी ने बैरिकेडिंग, पुलिस के साथ भिड़े, ये तमाम चीजें प्रदर्शन के दौरान हमको देखने को मिली, क्या कहना इस पर? यासी जी, हमारा जो प्रदर्शन था वो था स्थायी राजधानी अब नहीं तो कब। सरकार जब भी सत्ता में आई है, भारतीय जनता पार्टी तीसरा कार्यकाल पूरा कर रही है, हमेशा गैरसैंण को इन्होंने मुद्दा बनाया, लेकिन पूरे बजट में गैरसैंण गायब है। गैरसैंण के लिए कुछ भी नहीं। और सबसे बड़ा भारतीय जुमला पार्टी ने एक जुमला जो इस प्रदेश को दिया है कि ये स्मार्ट सिटी बने, जिसमें इन्होंने गैरसैंण को भी रखा, उत्तरकाशी को भी रखा और पिथौरागढ़ को भी रखा। यासी जी, आप आइए, क्या देहरादून स्मार्ट सिटी बने जो केंद्र की योजना है? और ये सब जो बात दिखा रहे हैं, सपने दिखा रहे हैं प्रदेश को, गैरसैंण को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। चलिए अब मुद्दे पे आता हूं। मुद्दे पे स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार। यासी जी, सबसे पहले मैं स्वास्थ्य की बात करता हूं। स्वास्थ्य में मात्र पूरे बजट का सिर्फ 4.5% बजट आवंटन हुआ है, 4.5%। और देखिए, इसका मतलब दिखता है कि जो स्वास्थ्य, पहाड़ में सबसे बड़ी दुविधा है कि आप स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं पहुंचा सकते। और भारतीय जनता पार्टी पूरे बजट का 1,11 करोड़ का बजट का सिर्फ 4.5% स्वास्थ्य पर खर्च कर रही है, और यहाँ पर ढींगे मार रहे हैं। और स्वास्थ्य और उसके अंदर जाइए, सबसे बड़ी योजना है इनकी आयुष्मान योजना। उस आयुष्मान योजना में इनका कहना होता है कि ये सबसे हमारी दूरगामी योजना है, हर परिवार को ये स्वास्थ्य लाभ देगी। यासी जी, शर्म आ रही है हमें। पिछले वर्ष 550 करोड़ दिए थे खर्च करे, इस बार मात्र 50 करोड़ और बढ़ाए, 600 करोड़। और अपनी मेकअप लीपापोती करने के लिए पिछले वर्ष 1100 करोड़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खर्च करे, मीडिया को लाभान्वित करने के लिए, अपनी शकल चमकाने के लिए। यह है इनका बजट। अब आ जाइए आप रोजगार में, स्वास्थ्य में, शिक्षा की बात करता हूं मैं। शिक्षा में 10% बढ़ाया इन्होंने बजट पिछली बार से, लेकिन यासी जी से पूछिए आप कि उस 10 बजट के जितना इन्होंने प्रतिशत बढ़ाया है, कितने नए स्कूल ये खोलने वाले हैं, ये उसमें विस्तृत योजना बताइए। कितने IIT आप खोलने वाले हैं, ये आप उसमें बताइए। कितने जो स्कूल बंद पड़ चुके हैं उनको पुनर्जीवित करने के लिए इनके पास क्या योजना है, ये बताइए। एक सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे आपको ये। अब आ जाइए सुरक्षा में यासी जी।
सुरक्षा में हम चाहते हैं यहाँ के मूल निवासियों का जो हक है वो सुरक्षित हो, हमारी संस्कृति सुरक्षित हो, हमारे हमारे हमें हमें जो 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 शराब माफिया है उससे सुरक्षा मिले, हमारे जो भू माफिया है उससे सुरक्षा मिले। हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो जिस तरह लखन माफिया है उससे सुरक्षा मिले, सभी तरह और जो जिस प्रकार से हमारे अधिकारों में हमारे प्राकृतिक जल जंगल जमीन में जिस प्रकार से गिद्ध की दृष्टि लगाए बैठे हुए बड़े बड़े साहूकार हैं, बिजनेसमैन हैं, उनसे हमें सुरक्षा मिले। क्या ये बजट बताता है? नहीं बताता है। अब आ जाइए रोजगार में। रोजगार की स्थिति ये हो रखी है, रोजगार की स्थिति हो रखी है यासी जी, 66,000 पद खाली हैं, मात्र 26,000 पद भरे इन्होंने, और वो भी सरकारी उपक्रमों में। सरकारी नौकरी नहीं दी है, ये झूठ बोलते हैं कि इन्होंने सरकारी नौकरी दी है। मात्र सिर्फ 26,000 लोगों को सरकारी उपक्रमों में एडजस्ट किया है, और इसको अपनी उपलब्धि बताते हैं। और आज ही अखबार में 8 लाख रोजगार पंजीकृत है, जो चाहता है कि भविष्य में यहाँ रोजगार मिले। आप क्या बोल रहे हो? क्या रोजगार दे रहे हैं उनको? आप स्पष्ट बताइए कि आपने जो बजट आवंटन किया है, आपने पलायन रोकने के लिए, यासी जी, पलायन आयोग को मुख्यमंत्री ने मात्र 10 करोड़ दिए हैं। इनसे पूछिए कि 10 करोड़ में पलायन रुकेगा उत्तराखंड का, और कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा बजट बनाया है। चलिए ठीक है, मैं तो चाहता हूं यदि मेरे प्रश्न गलत हो तो जवाब दें कि पलायन 10 करोड़ में कैसे रुकेगा, हम भी देखना चाहते हैं। ठीक है दीपक जी, वापस आएंगे। मनोज ध्यानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे हैं बजट को लेकर। जिस तरीके से दामी सरकार ने कल बजट पेश किया, विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। चर्चा इसी मुद्दे पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं अपनो पहाड़ अपनो बजट। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में बजट पेश किया। करीब 1,11,703 करोड़ रुपए का ये बजट पेश किया गया है, और विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा है समयावधि को लेकर। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि जनता के मुद्दे उठाने के लिए समयावधि सदन के कार्यकाल की बढ़नी चाहिए। हालांकि इसको लेकर विपक्ष ने आज सदन से वॉकआउट भी किया। तो तमाम चीजें आज कल सदन में 2 दिन से देखने को मिल रही हैं। कल धामी ने बजट पेश किया था, आज विपक्ष ने वॉकआउट कर लिया है, तो वहीं यूकेडी ने प्रदर्शन किया है तमाम मुद्दों को लेकर। चर्चा इसी मुद्दे पर कर रहे हैं। मनोज ध्यानी जी अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, करीब 1,11,703 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट कल धामी जी ने पेश किया, लेकिन सवाल यह है कि उत्तराखंड की जो राजस्व प्राप्तियों के साथ क्या ये बजट तालमेल बिठा पा रहा है, या राज्य कर्ज के जाल में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है? नमस्कार। सबसे पहले तो अगर बजट को हमें देखना है तो उसके प्रॉब्लम एनालिसिस करके बजट को कोई भी स्टेट बनाती है, ताकि अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको मिटिगेट किया जा सकता है, उनको कम किया जा सके है, और राज्य की जो ज़रूरत है उसको पूर्ण किया जा सके बजट के माध्यम से। और बजट हर समय दूरगामी भविष्य दृष्टा होनी चाहिए, जो ताकि लगे कि हम उस पथ की ओर बढ़ चुके हैं जिसमें राज्य के नागरिकों का भविष्य जो है सुरक्षित रहेगा। अब हमारे सामने जो समस्याएं हैं वो एक तरीके से ये है कि 1100 गांव ऐसे हैं जो अबेंडन्ड हो चुके हैं, जिनको हम मानते हैं कि इनके लिए हमारे को कुछ प्रोविज़न्स करने चाहिए। अब उसके लिए जो प्रोविज़न्स किया गया है, अगर आप देखें तो वो जैसे 10 करोड़ का प्रोविज़न किया गया है प्लान को मिटिगेट, उस समस्या को कम करने के लिए। अब 1100 विलेजेस को अगर आप 10 करोड़ के माध्यम से वहाँ प्लान के लिए कुछ करना चाहें तो आपको लगेगा कि ये जस्ट एक पीनट है, मतलब इसका कोई बहुत बड़ा असर दे नहीं पाएगा अनलेस एंड अनटिल इसका एलोकेशन ज़्यादा होता।
एक बजट के अंदर जब देखा जाता है तो ये ज़रूर देखना चाहिए कि हमारी डिपेंडेंसी कितनी है। तो 35,000 करोड़ के हम जो डिपेंडेंसी हमारी जो है वो केंद्र की ओर से है। केंद्र हमारे को लाभांश देता है, सहायता करता है, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन स्टेट के बजट की फॉर्मुलेशन मेरी दृष्टि में ऐसी होनी चाहिए कि जो स्टेट को अपने पाँव पर लॉन्ग टर्म पे खड़ा करने की क्षमता रखता हो। हमारी डिपेंडेंसी न होकर हमें स्वयं अपने आप में एक सस्टेनेबल बजटरी सिस्टम डेवलप करने की ओर बढ़ना चाहिए। बहुत कई जगह जो है इफ़ेक्ट्स जो है बदले जा सकते थे। जैसे ये अच्छा है कि ज्ञान एक जो क्वाइन किया गया है युवाओं को लेके, महिलाओं को लेके, अन्नदाता को लेके, तो ग्रामीण क्षेत्र को लेके, लेकिन ये डिवाइड कैसे कम होगा। जैसे हमारे अभी जो ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारी प्रति व्यक्ति आय है और जो शहरी क्षेत्र है उसकी जो आय का है उसमें 50,000 का अंतर है जो आंकड़े बताते हैं। और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमारे को बहुत देखना पड़ेगा थ्रेड पेयर में कि हम अपने राज्य के बजट में जो लूप होल्स थे उसको कहाँ कम कर सकते हैं। जैसे कुंभ के लिए 1000 करोड़ का एलोकेशन है, तो वो ये 1000 करोड़ का एलोकेशन इज क्वाइट हाई में मेरी दृष्टि से अगर प्रूडेंस से काम लिया जाए तो कुंभ मेला इससे काफ़ी कम बजट में बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हो सकता है। लेकिन क्योंकि उसके बाद जो है उसका दृष्टिकोण क्या है, क्यों इतना कहाँ लगेगा वो पैसा, क्योंकि 1000 करोड़ इज़ क्वाइट बहुत ज़्यादा है। नंदा राजजात में भी हम देख रहे हैं कि 29 करोड़ के आसपास का आउटले रखा है। लेकिन ये इवेंट्स जो हैं इससे लेसर उसमें, और जो बहुत सीरियस है जैसे पलायन जिसको मिटिगेट करना है उसके लिए मात्र आप 10 करोड़ रख रहे हैं। तो ये ऐसे ही अगर आप वो देखें जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उसके लिए मात्र 30 करोड़ है। तो 30 करोड़ में हम कितने स्टार्टअप कर पाएंगे। तो जहां आउटले दृष्टिकोण होना चाहिए कि जहां यहाँ पर हम उद्योगों को स्थापित करेंगे, यहाँ पे रोजगार को स्थापित करेंगे। नो डाउट बजट का आउटले बड़ा है, ये पैसा अंतोदगत जनता के उसमें पहुँचेगा। लेकिन एक ऐसा इवेंट जो लगातार रोजगार पैदा करेगा, उत्पादन पैदा करेगा, जो सेंट्रल जीएसटी को भी पैसा देगा, स्टेट जीएसटी में आएगा, जो हमारे रेवेन्यू सिस्टम्स को डेवलप कर सकता है, उसका आउटले रेदर कुछ ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि आपने ज्ञान के तहत उद्योग को भी एक दृष्टिकोण रखा है कि उद्यमिता को हमने बढ़ावा देना है, उद्योगों को बढ़ावा देना है। लेकिन आउटले में वो नज़र नहीं आता, वो दूसरी तरफ फोकस रहता है। लगता है कि चारों जो स्तंभ है उसमें एक स्तंभ को आपने बहुत ऊंचा कर दिया है और बाकी 3 को थोड़ा सा पीछे रख दिया है। इस बजट की बहुत इतना पैसा मतलब राज्य सरकार का योजना का हिस्सा बना है, तो उसको अगर प्रूडेंस के साथ काम किया जा सके, अगर उसको सही ढंग से एलोकेशंस की जा सके, उसकी अगर अच्छी प्लानिंग की जा सके, तो इस राज्य के अंदर बहुत क्षमताएं हैं। कुछ नई परियोजनाएं लेके आ रहे हैं जैसे एलिवेटेड रोड्स का वगैरह, तो वहाँ से नेचुरल है जब हम लोग हमारा दृष्टिकोण रहता है कि नदी अतिक्रमण ख़त्म होने चाहिए, ये ब्रॉडन होनी चाहिए, वो बैंक्स जो है। लेकिन वो वहाँ की जो जनता अगर शिफ्ट होती है, उनको माइग्रेट करना पड़ता है, तो उनके लिए हाउसिंग एलोकेशन फिर ज़्यादा होना चाहिए, तो वो हाउसिंग एलोकेशन नज़र नहीं आता। एक जो बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि हमारा करंट जो इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय सिनेरियो है वो बड़ा इस समय ऐसी स्थितियां हैं कि वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स, हमारे को अपने को तैयार करना पड़ेगा। बहुत सारे चैलेंजेस उभर के आ सकते हैं। हम दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ जुड़े हुए हैं, और जो जियोपॉलिटिक्स में जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, जिस तरीके से ये बात तक चल रही है कि तेल के कहीं दाम $200 पर बैरल न पहुंच जाएं, गैस की आपूर्ति की होंगी, तो
जो इमरजेंसी कंटिजेंसी जो हमारा प्रोविजंस होने चाहिए वो इस समय उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि हमारे को प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि हमारी जो जनता की आवश्यकताएं हैं वो इन द मीन टाइम, क्योंकि हमारी केंद्र सरकार भी स्ट्रेस में रहेगी, उसे बहुत सारे राज्य देखने होते हैं। तो वाई नॉट हम राज्य स्तर पे कम से कम एक ऐसा राज्य बन जाए जिसने अपनी ब्रॉड एंड वाइडर दूरदृष्टि के साथ उसने अपना प्लान मनोज जी वापस आएंगे, जरा जवाब लेते चलते हैं जपेन जी से। जपेन जी, गैरसैंण की उपेक्षा की, जपेन जी हमारे साथ फिलहाल नहीं है। आशीष जी, गैरसैंण की उपेक्षा जो है वो की गई है एक तरीके से भराड़ीसैंण में जिस तरीके से बजट सत्र का आयोजन किया गया है, और ये भी अभी जैसा कि दीपक जी कह रहे थे कि गैरसैंण का जिक्र तक नहीं किया गया, आगे को लेकर विपक्ष की क्या रणनीति होने वाली? पहले ही हम सरकार को जो योजनाएं बनने के लिए तैयार थी, जिनको उत्तराखंड में लागू किया जाना था, उनको हम बार बार याद कराते गैरसैंण थे। गैरसैंण के अतिरिक्त 8 जिले और थे जो अलग अलग समय पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में थी। उनकी प्रस्तावना बनी कि उनको जिला बनाया जाए ताकि प्रशासनिक व्यवस्थाएं करने में आसानी हो। वो जिले अभी तक गठित नहीं किए गए, वो बनाए नहीं गए हैं, जिस कारण से प्रशासनिक व्यवस्थाओं को इकट्ठा करने में समस्या है। दूसरा, जो बजट एलोकेशन होता है वो होता है वेलफेयर गवर्नमेंट का, कि अब इस आगामी वर्ष में हम ये नए काम तो बजट खर्च करेंगे। एक योजना थी जिसमें स्किल डेवलपमेंट योजना थी, उसका आज तक पता नहीं चल पा रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पर आपको जो प्राधिकरण बनाने थे, जैसे राजधानी विकास प्राधिकरण का गठन कर दिया जाना चाहिए था कि गैरसैंण से लेकर आसपास के 40-50 किलोमीटर तक कैसे आप आबादी, उद्योग, लघु उद्योग, व्यापारिक क्षेत्र, इंस्टीट्यूट और तमाम तरह के संस्थान, हॉस्पिटल कैसे आप राजधानी के चारों तरफ बनाएंगे, उसका एक प्लान बन जाना चाहिए था। आशीष जी की आवाज थोड़ी सी बढ़ाई है। ठीक है आशीष जी, आप कंटिन्यू करें। हाँ, तो वो जो गैरसैंण के लिए राजधानी विकास प्राधिकरण बनना था, उसका कहीं पता नहीं चला, उसके लिए बजट अलॉटमेंट नहीं हुआ है। सरकार ने केवल उन्हीं जगहों पर बजट बढ़ाने का काम किया है जहाँ पर पहले से ठेकेदार मौजूद है। जैसे महालक्ष्मी किट वितरण में रेखा आर्य जी का एक चहेता ठेकेदार है, इसीलिए महालक्ष्मी किट में बढ़ा दिया गया है कि जो सरकार है वो इनके द्वारा पहले से निर्धारित कर लिए जाते हैं और ये उसी जगह बजट बढ़ाने का काम करते हैं, जिसमें मैं राज्य की भाजपा सरकार और सब बढ़िया डायरेक्शन आती है तो वो काम करने पड़ते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय जो अभी दीपक जी ने भी उठाया, उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य में आप किस प्रकार से उत्तराखंड को एक अच्छे पैरामीटर पर लाने का काम करेंगे। उत्तराखंड में एक भी बड़ा कॉलेज इस तरह का नहीं है कि बाहर के छात्र उसका एक क्रेज हमारे यहाँ रखते कि हमें उत्तराखंड जाकर इस कोर्स की पढ़ाई करनी है। जैसे IIM अहमदाबाद है तो IIM काशीपुर उस तरह का नहीं है, लेकिन राज्य में कुछ और संस्थान भी हो सकते हैं। MBBS के बहुत सारे कॉलेज हैं, ये सब की श्रेणी राष्ट्रीय पर कोई बहुत बेहतर नहीं है। ठीक है इनको बेहतर आशीष जी, जरा जपेन जी से जवाब ले लेते हैं वरना जपेन जी फिर गायब हो जाएंगे। जपेन जी, बजट सत्र भराड़ीसैंण में हो रहा है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के नाम पर बजट में फिर से ठगा गया है। इस पर सरकार का ठोस स्टैंड क्या है? क्योंकि गैरसैंण को स्थायी राजधानी भी आप ही बनाने वाले थे। यूकेडी के हमारे साथी का वक्तव्य आया तो हम यूकेडी के अपने साथी को आश्वस्त करते हैं कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने उत्तराखंड का निर्माण करा, राजधानी निर्माण के पार्ट है और उसे बढ़कर विकास। आज बजट धानों से इतर जो गैरसैंण के विकास की योजनाएं जिन पर अभी आप और हम चर्चा कर रहे हैं, आप हम पर आरोप लगा रहे हैं, आप यकीन नहीं कर रहे तो यकीन करिए कि निश्चित ही गैरसैंण के संपूर्ण विकास की नीति के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, युवा मुख्यमंत्री ये निर्णय ले चुके हैं
आपका गुस्सा जायज है, हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं। हम सबकी भावनाएं एक ही हैं और भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक उत्तराखंड वासी की भावना का सम्मान करा है और उसी के दृष्टिगत इन योजनाओं को अमली जामा पहनाने की दृष्टि से कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। आपका गुस्सा जायज है, आपका गुस्सा हमारे सर माथे पर, लेकिन गैरसैंण के संपूर्ण विकास की गारंटी केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी देती है और अपने किए हुए वायदों को गैरसैंण के संपूर्ण विकास के लिए निभाएगी। ये भी वादा भारतीय जनता पार्टी। ठीक है आशीष जी रुकिएगा जरा। दीपक रावत जी अपना वक्तव्य रखें, उसके बाद आशीष जी मैं आती हूँ। यासी जी, मुझे तो ऐसा लगा जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विधायी भाषण दे रहे हो, ये अंतिम इनका बजट है और ये हमें उम्मीद जताने के लिए कह रहे हैं विपक्ष को, जनता को। हम ये पहला बजट दे रहे हैं यासी जी क्या इस प्रदेश में? ये अभी भी उम्मीद जताने की बात कर रहे हैं। 10 वर्ष हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को। अब आइए गैरसैंण की बात। जिलों में स्वास्थ्य के पहाड़ में सबसे कोई भी सरकार रही और कोई भी प्रदेश हो, पहाड़ी प्रदेश हो, सबसे बड़ी समस्या होती है स्वास्थ्य की सुविधाओं को बढ़ाना। और बड़े ताज्जुब की बात है, जिस भवानी शहर में बैठे हुए हैं, गैरसैंण में बैठे हुए हैं, उनकी उम्मीद, इन्होंने अब तक अपनी जो भविष्य की योजनाएं हैं उसमें उप जिला अस्पताल बनाने की भी बात नहीं कर रखी है। मतलब गैरसैंण में जिला अस्पताल तो छोड़ दीजिए, वो चमोली का होगा, लेकिन उप जिला अस्पताल भी बनाने की घोषणा नहीं करी और कहते हैं कि हम गैरसैंण की बात कर रहे हैं, गैरसैंण वाले ने प्रमुखता से मुद्दा है। ये दोहरा चरित्र, दोहरा मापदंड देने वाली भारतीय जनता पार्टी, छलने वाली भारतीय जनता पार्टी, जुमले से भारतीय चुनाव जीतने का प्रयास करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब यहाँ के उत्तराखंड के लोगों से ऐसी छल करेगी। आप बताइए ना कि आपके पास क्या योजनाएं हैं स्वास्थ्य की सुरक्षा की, जो मैंने बात करी। आपने अपनी पुरानी योजना को ही आगे बढ़ाया है। ठीक है, बताइए ये कहाँ का जस्टिफिकेशन है कि आपने आयुष्मान योजना जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है उसमें 600 करोड़ दिए, 50 करोड़ बढ़ाया और पिछले 2025 में आपने 1100 रुपए खर्च आपने मेकअप पे खर्च करे हैं इस सरकार ने। ये तुलनात्मक अध्ययन जपेन जी जवाब देंगे। जपेन जी जवाब दीजिए। उप जिला चिकित्सालयों की जो बात कर रहे हैं हमारे साथी प्रवक्ता, तो इनकी जानकारी के लिए बता दें, केवल गैरसैंण ही नहीं, अन्य जिलों में भी, अन्य क्षेत्रों में भी जहां जहां उप जिला चिकित्सालयों की आवश्यकता है, उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उन उप जिला चिकित्सालयों के ऊपर निर्णय लिया जाता है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा उप जिला चिकित्सालयों का निर्णय लिया। आशीष जी ठीक है, जपेन जी आशीष जी भी कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता है, आशीष जी बताइए। मैं इनके वक्तव्य पर 10 सेकंड के 2 जवाब दूंगा। पहला कि जो उप जिला चिकित्सालय या अन्य चिकित्सालयों की बात कर रहे हैं, मैं हरिद्वार में एक चिकित्सालय की बात कर रहा हूँ जिसका भवन बने हुए 4 साल हो चुके हैं। 5 डॉक्टर को छोड़िए, एक ताला खोलने वाला व्यक्ति भी वहां मौजूद नहीं है। दूसरी बात का इनसे कह रहा हूँ, जिन जिलों की घोषणा खंडोरी जी और नितिन जी द्वारा की जा चुकी है वो कब बनेंगे इसके बारे में तो बताइए। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी आगे चले गए, दूसरे भी आगे, तीसरे भी कभी यहाँ मौजूद है। जो नए जिले बनाए जाने का प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में था, उनकी योजनाओं में था, जिसमें कांग्रेस ने भी अपनी सहमति जताते हुए 4 जिलों के अलावा एक और नए जिले का भी नाम हमने किया था। बताइए, जहाँ तहसीलों का जो फाइब्रिकेशन है वो भी कर लिया गया था हमारे समय में, उन जिलों का क्या हुआ? तो इसीलिए इस सरकार ये सदन से इसीलिए भाग जाते हैं क्योंकि इन सब सवालों के पास हमारे सवाल बड़े तीखे हैं और बड़े फैक्ट पर है। फैक्ट पर इनका जवाब नहीं है, न इनके मुख्यमंत्री का जवाब है। मैं नए जो 9 नए जिले बनने हैं उस पर मुख्यमंत्री की कोई वैल्यू नहीं थी, वो कोई बोल सके कि हाँ इसका कब घोषणा करेंगे जब तक कि ऊपर का आदेश नहीं आएगा। और मुझे तो लगता है कि अब पहले तो हमें देखना पड़ता था अमित शाह नरेंद्र मोदी जी की तरफ कि वो उत्तराखंड के लिए कोई सौगात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की तरफ देखना पड़ेगा कि वहां से परमिशन मिलेगी तभी करने जा रहे हैं। आपने उत्तराखंड में, आप मुझे ये बता दीजिए, केवल एक सवाल एक सवाल पूछ रहा हूँ कि इजराइल ने ईरान पे हमला किया, 60 रुपए गैस सिलेंडर के आपने उत्तराखंड में बढ़ा दिए, हमारा ग्रीन हाउस का पैसा उत्तराखंड का 10,000 करोड़ रुपए कहाँ है? बस बताइए। जपेन जी, इजराइल ने ईरान पर हमला किया
हम कांग्रेस के इस दुख को समझ सकते हैं, लेकिन हम कांग्रेस के इस दुख का कोई इलाज नहीं कर सकते। और अभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चाहे तेल की कीमत कितनी भी हो जाए, भारतीय अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करते हुए जो हमारी केंद्रीय नीति है, एक तो हमारे पास स्टॉक पूरा है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के शासन के रहते पेट्रोलियम की कमी देश में नहीं होने दी जाएगी। ये आप कान खोलकर सुन लीजिए, ये आप कान खोलकर सुन लीजिए। ईरान पर हमले का आपका दर्द हम समझ सकते हैं, लेकिन पेट्रोलियम की स्थिति को देखते हुए केंद्रीय मंत्रालय पहले निर्णय ले चुका है और भारत इतना सक्षम है कि भारत के अंदर पेट्रोलियम पदार्थों की किसी भी तरह की कमी से देशवासियों को नहीं जूझना पड़ेगा। कोई बात नहीं, 60 रुपए क्यों बढ़ाए ये बताइए। 60 रुपए किस पे बढ़ाए गए? एलपीजी सिलेंडर पे। ये भी नहीं पता क्या जपेन जी आपको? नहीं, एलपीजी सिलेंडर पे ये अभी एलपीजी सिलेंडर पे जब रेट घटते हैं, जब 100 रुपया 150 रुपया घटता है, तब तो ये नहीं बोलते, तब तो ये हमें प्रोत्साहित नहीं करते, हमें जपेन जी अभी अगर मैं इस मुद्दे पर आऊंगी तो ये बहुत अलग चला जाएगा। ठीक है, 400 रुपए का सिलेंडर 800 रुपए में आप ही की सरकार में हुआ, उसके बाद उसको 1000 करने वाले भी आप ही हैं, 1200 करने वाले भी हैं और वापस 1000 करने वाले भी आप ही, फिर कहते हैं हमने 150 कम कर दिए। ये कौन सा दोहरा मापदंड लेके चल रहे हैं आप? हम कम कर रहे हैं। 400 रुपए का सिलेंडर आज की तारीख में 1200 रुपए का मिल रहा है। इसके रेट डाउन जाएंगे तो हमें बधाई दे दीजिएगा, हमें बधाई जरूर दे दीजिएगा। हम उस दिन बधाई दूंगी मैं जिस दिन ये सिलेंडर 300 रुपए का हो जाएगा, उस दिन दे दूंगी मैं बधाई। अभी तो वो कांग्रेस के हिसाब से चल रहे थे, वो तो 400 रुपए दे रहे थे, आप तो 1000 का दे रहे हैं। खैर, मनोज ध्यानी जी का रुख कर लेते हैं। दीपक जी मैं आऊंगी इसके बाद। ध्यानी जी यहाँ वो तो कांग्रेस से चल रहे हैं, आप कांग्रेस के हिसाब से कब से चलने लगी? आप तो राष्ट्र के हिसाब से चलिए। हमें राष्ट्र से प्रेम है, राष्ट्र की नीतियों को राष्ट्र के प्रति समर्पित करते हुए जो भारतीय जनता पार्टी का कार्य आगे बढ़ रहा क्या है, कह रहे ठीक है। हैं? मेरी तो जॉब ही ऐसी हो गई है, कांग्रेस के पक्ष में बोल देती हूँ तो आपकी विरोधी हूँ, आपके पक्ष में बोल देती हूँ तो कांग्रेस की विरोधी हूँ। क्या ही कर सकते हैं आप। खैर, बीजेपी वालों कहिए 2000 के सिलेंडर खरीदे। वापस आते हैं आशीष जी। ध्यानी जी का रुख कर लेते हैं। मनोज ध्यानी जी, मुख्यमंत्री ने कहा कि हम रोजगार पर जोर दे रहे हैं। एक विशेषज्ञ होने के नाते इस बजट में कोई ऐसा मल्टीप्लायर इफेक्ट दिख रहा है जो वास्तव में युवाओं को रोजगार देने में सक्षम है और स्वरोजगार से युवाओं को जोड़ सकेगा? हमारे यहाँ जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसका 67% जो इनफॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट है, ये बजट में ये एक्सेप्टेंस है और 33% फॉर्मल सेक्टर में है। तो फॉर्मल सेक्टर में तो सरकार बहुत बढ़ चढ़कर काम भी करी है। जैसे अभी हमने देखा कि उपनल कर्मचारियों को काफ़ी बेनिफिट सरकार ने दिया, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर जो है उसमें क्या किस तरीके के बजटरी एलोकेशंस होंगे कि वो बढ़ जाए। तो मैं आपको ये जो बजट बता रहा है इसमें एमएसएमई असिस्टेंस की बात हो रही है 75 करोड़ की, स्टार्टअप वेंचर फंड की बात हो रही है 25 करोड़ की और इंडस्ट्रियल प्रमोशन के लिए 30 करोड़ की। तो 30 करोड़ इंडस्ट्रियल प्रमोशन, स्टार्टअप वेंचर फंड और ये तीनों को अगर हम जोड़ दें तो ये आप लगा लीजिए कि लगभग 130 करोड़ के आसपास का टोटल बजटरी असिस्टेंस दिख रहा है। तो ये 130 करोड़ रुपए में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के वर्क हो सकते हैं। रियली ये एक सोचनीय विषय होगा। हाँ, वो 700 प्लस करोड़ से ऊपर, तो वो एक बड़ा सेगमेंट है और कुछ लूप होल्स भी हैं। जैसे ऑडिट डिपार्टमेंट ने ये किया कि लगभग 788 करोड़ के आसपास जो रिकवर होना चाहिए तो सरकार मात्र 100 करोड़ के आसपास कर पाई है। तो यानी एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो सरकार के खजाने में आ सकती है, जिसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है। अगर वो डिस्काउंटेड रूप में भी अगर करे तब भी 500 करोड़ का ये एडिशंस कर सकती है और इस 500 करोड़ को आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की ओर, जहाँ पे आप सिर्फ 130 करोड़
रुपया सैंक्शन कर रहे हैं, उधर की तरफ पुश कर रहे हैं, तो एक लार्ज वॉल्यूम क्रिएट होता है। तो ऐसे छोटे छोटे फाइन ट्यूनिंग जो है जिस बजट की, जिसे ये एक कला है, जिसे वित्तीय कला जिसे कहा जाता है, ये अभी करने की सीखने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि राजनीति में अर्थशास्त्रियों का वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है जो ये सरकार को करना चाहिए। तो उनको, इकोनॉमिस्ट को जब तक आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे, और हमारे पास तो बहुत अच्छी अच्छी दून यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, यू हैव गॉट बहुत अच्छे आपको स्पेशलिस्ट मिल जाएंगे, तो उनको उनकी हेल्प लीजिए, असिस्टेंस लीजिए। ठीक है, जवाब जरा ध्यानी जी जपेन जी से ले लेते हैं। जपेन जी, अभी जैसा कि ध्यानी जी कह रहे हैं कि इकोनॉमिस्ट का सहयोग नहीं लेते हैं आप। मैं इकोनॉमिस्ट हूं वैसे। जपेन जी सुन पा रहे हैं ना? उनका थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। जपेन जी एक तो ट्रैवल कर रहे हैं, उनकी आवाज नहीं आ पा रही है। जपेन जी नहीं, क्योंकि डिजिटल इंडिया बनाया गया है तो उत्तराखंड में हर जगहों पर सिग्नल है। और मैं यात्री एक बात कहूँगा कि जैसे इकोनॉमिक की बात की है, इकोनॉमिक्स के लिए उत्तराखंड में सबसे टॉप संस्थान कौन है, कौन सा है जहाँ बाहर के बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं? तो ऐसा कोई संस्थान नहीं है। यानी हमने इस तरह के संस्थान नहीं बनाए। कोई हिस्ट्री पढ़ने के लिए, तमाम कोर्स करने के लिए उत्तराखंड कई हजार बच्चे मुंबई अनेक राज्यों पढ़ते हैं। उत्तराखंड में तो कोई आने को तैयार नहीं है। यहाँ पर इन्होंने एजुकेशनल टूरिज्म का जो कंसेप्ट था उसको तो जीरो ही कर दिया है। तो जब हम कोटा पढ़ने जाते हैं या दिल्ली अपने बच्चों को भेजते हैं, तो हम उत्तराखंड में क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था कर पा रहे कि जहाँ पर हम अच्छी एजुकेशन दे सके। अब तो ऑनलाइन का भी जमाना है, तो सरकार का कोई उधर ध्यान ही नहीं है। ये तो केवल गले में पटका डालकर जगह जगह अपने दंगाइयों को भेजते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स पर, पढ़ने वाले बच्चों पर, रिसर्च करने वाले विशेष बच्चों पर रिसर्च का जो फंड है वो भी घटाया गया है, केंद्रीय यूनिवर्सिटी में भी और राज्य के स्कूल में। तो दीपक जी, घटाए जा बड़ा दुविधा है। दीपक जी, यासी जी, मैं तो चाहूंगा कि आपके माध्यम से हमारे जपेंद्र जी जवाब दें, भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, कि इन्होंने शिक्षण संस्थानों में कौशल विकास योजना को 16 करोड़ रुपए दिए हैं। ठीक है, 16 करोड़ शिक्षण संस्थानों में या आईआईटीओ में एक कौशल विकास योजना के तहत लोगों को निपुण किया जाएगा ताकि उनको नौकरी लग सके। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं आपके माध्यम से, जो भारतीय जुमला पार्टी के सबसे बड़े जुमलेबाज हैं, उन्होंने 2016-17 में लाल किला की प्राचीर से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पूरे भारतवर्ष में चल रही है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता इतना बता दें कि 2016-17 से लेकर अब 2026 तक उस योजना, केंद्र की उस योजना के तहत कितने लड़कों को इन्होंने कौशल बनाया और कितनों को निपुण बनाकर नौकरियां दिला दी, ये आंकड़ा जरा दे दें हमें। क्योंकि जब राज्य स्तर की बात करते हैं तो सिर्फ 16 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, ये बता नहीं रहे कि कौशल योजना किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार से कौशल में निपुण किया जाएगा और किस प्रकार से उनको रोजगार दिलाया जाएगा। बता पूछे ना, और ये पूछे केंद्र की इस योजना के बारे में कि वो केंद्र की योजना राज्य में इन्होंने किस प्रकार से चलाई और कितने लाभान्वित हुए, उसका आंकड़ा प्रस्तुत करें। मैं चाहूंगा कि आप पूछें इनसे। जपिन जी फिलहाल अभी हमारे साथ है नहीं, उनका डिजिटल इंडिया काम नहीं कर रहा है। मनोज जानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, मैं बस बजट पर अंतिम प्रतिक्रिया आपकी लेना चाहूंगी। अगर ओवरऑल बजट को देखें तो कैसे देख रहे हैं? जो कहा जा रहा था कि महिला, युवा, किसान, हर व्यक्ति इससे लाभान्वित हो रहा है। देखिए, कैपिटल आउटले बड़ा है। अगर महिलाओं की बात किया जाए तो जेंडर बजट में 16% की बढ़ोतरी है। तो सरकार ने टूरिज्म प्रमोशन के लिए अब सरकार थोड़ा सा इस बात की तरफ ध्यान दे कि जो हमारी नंदा राज की यात्राएं हैं या जो हमारे कुंभ मेला है, ये तीर्थाटन है। तीर्थाटन और पर्यटन को आपको इस घालमेल को थोड़ा सा तोड़ देना चाहिए और पर्यटन के लिए विशुद्ध पर्यटन जैसी योजना होनी चाहिए। और तीर्थाटन क्योंकि लोगों के लिए है, ठीक, आपको सुविधा उपलब्ध करानी होती है, वो कराइए, आप उसके लिए करिए, लेकिन उसको आप पर्यटन से मत जोड़िए। क्योंकि कुंभ का एक बार लोग आएंगे तो ये नहीं है कि उसके बाद फिर उतने ही लोग अगली बार कुंभ मेला
दोबारा आयोजित करके हरिद्वार में उतने आएंगे। तो मतलब इट शुड बी प्रॉपरली डिफाइंड और उस तरीके से होना चाहिए। लेकिन स्टेट के बजट का आउटले बड़ा है और सरकार कई अच्छे काम कर भी रही है, उसकी दृष्टि लगता भी है। जब जनता आंदोलन करती है तो वो अपने थोड़े बहुत जो है अमेंडमेंट्स करके और ठीक ठाक करने की कोशिश करती है। लेकिन अगर ये आप फाइन ट्यून पहले कर लें बजट में तो जनता को सड़कों पे ठीक है। आशीष जी फटाफट अपनी बात को पूरा करेगा, बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अनम्यूट कीजिए। आवाज आ रही है मेरी? जी जी फटाफट बहुत कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करें। कैबिनेट बजट में जैसे उन्होंने कहा कि 16% की बढ़ोतरी हुई है, वो जनरल बजट के साइज में बढ़ोतरी हुई। यानी जो पहले मैं उदाहरण के तौर पर देता हूँ कि अगर वो 10 करोड़ था तो वो 11.5 करोड़ हुआ है, क्योंकि उसमें जो महंगाई की दर है उसके अनुसार उसकी बढ़ोतरी हो गई है। महालक्ष्मी किट में जो बजट बढ़ाया गया वो इसलिए बढ़ाया गया कि उसमें आने वाला सामान महंगा हो गया है। ऐसे ही अन्य जो महिलाओं की योजनाएं जैसे कुपोषण दूर करने के लिए आंगनबाड़ी की योजनाएं, आंगनबाड़ी जो कार्यकर्त्री है उनकी तनख्वाहें बढ़ रही है, उनका जो राज्य का अनुदान है वो भी बढ़ रहा है उसी महंगाई के अनुपात में। तो वो जो बढ़ता हुआ अनुपात है वो इनकी जो शेयरिंग है, जो इनका जो योजना का बढ़ाव है वो उसमें नहीं माना जा सकता। वो केवल एक इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन केवल एक भ्रम देता है थोड़ी देर के लिए, एक्चुअल में उसमें कोई बढ़ोतरी विशेष रूप से नहीं होने जा रही है। उदाहरण के तौर पर महालक्ष्मी किट में कोई सामान बढ़ाया नहीं गया है, वो जो सामान उसमें आ रहा था उसकी कीमत बढ़ जा रही है। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज बात कर रहे थे, कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट पेश किया और बजट को लेकर विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा है। साथ ही साथ समयावधि को लेकर भी विपक्ष ने आज सदन से बाइकआउट किया है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए की न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।